नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारद्वाज, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है भाषा। भाषा उसे कहते हैं कि मुख्य अवयवों से निकली हुई सार्थक ध्वनि को भाषा कहते हैं तथा भाषा मनुष्य के विचार विनिमय का साधन होती है, उसके विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है। भाषा से भाव, विचारों, अभिव्यक्ति को सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जब भी हम अपने बातों को, विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो भाषा के माध्यम से ही करते हैं। काव्यादर्श के अनुसार भी कहा गया है कि यहाँ समस्त तीनों लोक अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति अर्थात भाषा से यह संसार प्रदीप्त न होता। क्योंकि अगर भाषा नहीं होती तो आप और हम आपस में बातें नहीं कर पाते, अपने विचारों को साझा नहीं कर पाते, अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते, अपने भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण प्रकार से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भाषा सांकेतिक रूप से अपनी भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने का एकमात्र सांकेतिक साधन है। इसके बाद हम भाषा की प्रकृति पर बात करते हैं। भाषा की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझेंगे। इसमें पहला जो बिंदु है वो है भाषा व विचार का अटूट संबंध होता है। अर्थात भाषा और जो विचार हैं उनमें अटूट संबंध होता है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विचारों के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं होता है। भाषा तो सभी की होती है, लेकिन विचार प्रधान जो भाषा होती है वह मनुष्य की प्रधानता होती है। क्योंकि भाषा सभी की होती है लेकिन विचारों का अभाव मनुष्य के अलावा सभी भाषाओं में माना जाता है, इसीलिए अन्यों की भाषा का कोई मूल्य नहीं होता है। विचार प्रधान भाषा ही मनुष्य की विशेषता है। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। अर्थात भाषा का जो साधन है वो सांकेतिक साधन है। इसके द्वारा मनुष्य समाज में अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वो सांकेतिक रूप से करता है। फिर हम देखते हैं कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है। अर्थात भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। इसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन एकदम से नई भाषा का सृजन करना यह बहुत कठिन होता है। इसमें हम कुछ परिवर्तन भाषा में कर सकते हैं, लेकिन एकदम से पूरी भाषा को बदल देना यह संभव नहीं होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है। यह बिल्कुल सही बात है कि भाषा अपने चारों ओर के वातावरण से, आसपास के वातावरण से ही अर्जित की जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। हम देखते हैं कि यदि एक भारतीय बालक को हम पाश्चात्य संस्कृति के उसमें रख करके उसका पालन पोषण करते हैं तो वह वही संस्कृति को अडॉप्ट करता है तथा वहीं की भाषा को वह सीखता है। अगर उसको अंग्रेजी भाषा के वातावरण में ही रखा जाए तो वह अंग्रेजी ही सीखेगा। इसी प्रकार यह पाया जाता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि भाषा का जो वस्तुतः रूप है वह मौखिक भाषा है तथा जो लिखित भाषा है वह उसके पीछे पीछे चलती है, और मौखिक भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण हमेशा अपूर्ण रहता है, क्योंकि अनुकरण पर शारीरिक तथ्यों तथा मानसिक स्वास्थ्य का, मानसिकता का प्रभाव बहुत ही जल्दी पड़ता है। और सूक्ष्म विचारों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूक्ष्म गलती भी, अगर सूक्ष्मता की दृष्टि से भी देखा जाए तो भाषा बिल्कुल परिवर्तनशील होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का भाषा प्रमुख साधन है। एक पीढ़ी अपने संचित ज्ञान का जो हस्तांतरण है वह दूसरी पीढ़ी को करती है, तो भाषा के माध्यम से हम अपने यह ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसके बाद में देखते हैं कि हम भाषा के द्वारा किया गया आत्म प्रकाशन या आत्मीकरण दो रूपों में होता है। प्रथम है लिखित तथा द्वितीय है मौखिक। लिखित भाषा में आत्म प्रकाशन भाषा के प्रतीकों तथा भावचित्रों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मौखिक भाव प्रकाशन उच्चरित भाषा का रूप है। लिखित भाषा गौण तथा मौखिक भाव प्रकाशन में इसका प्रमुख साधन, आत्मीकरण का साधन मौखिक रूप से प्रथम माना गया है। यही मौखिक भाषा ही भाषा का प्रधान माध्यम मानी गई है और इसीलिए इसे आत्मीकरण का प्रधान साधन माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा जो हमारे विचार विनिमय का साधन है, हमारी अभिव्यक्तियों को प्रकाशित करने का सांकेतिक साधन है।